Good afternoon, friends. How are you? In the previous lecture, we read about Harappan civilization. Our today's lesson is Vedic culture. Vedic, you all know what is Vedic culture, what is Vedic civilization. This is our today's lesson, and we are divided Vedic age into two parts: ऋग्वेदिक part and the later Vedic part. चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा जो लेसन है वैदिक एज. What is Ved? The word Ved is derived from the root Ved, which means to know. The word Veda means the sacred knowledge contained in the text known as Vedic text. और ये है क्या? वैदिक को हम क्या कहते हैं? वैदिक हो गया विद. विद मतलब जो हमें जानना है उसको, उससे हमारा ये वैदिक काल बनता है. वैदिक काल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल. ऋग्वेदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड. एंड द ऋग्वेदिक पीरियड इज known about from 1500 BC to 100 BC before Christ, and the later Vedic period is from 100 BC to 600 BC. दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक का जो ऋग्वेदिक काल है जिसमें कि ऋग्वेद लिखा गया, दैट पार्ट इज नोन एज ऋग्वेदिक पार्ट, है ना. और जो बाकी तीन वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, वो हमारे उत्तर वैदिक काल में लिखे गए हैं, तो उसको हम उत्तर वैदिक काल में मानते हैं. ऋग्वेदिक काल जो भी कुछ अच्छा हुआ है लेडीज़ की स्थिति में, समाज की स्थिति में, वो सब दैट पार्ट इज इंक्लूडेड इन द ऋग्वेदिक पीरियड. और फिर धीरे धीरे लेडीज़ की स्थिति कम होती चली गई और आगे को हम बढ़ते चले गए, वो सब हमारा लेटर वैदिक में है. ऋग्वेद में ही हमारा फेमस गायत्री मंत्र है. ऋग्वेद इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स, जिसमें कि हमारा गायत्री मंत्र है जिसको कि विश्वामित्र ने लिखा है. ओम भूर्भुवः स्वः आप सभी लोग जानते हैं. और ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम का जिक्र है. सोम रस जिसे कि सूरा के समान माना गया है. और ऋग्वेद का जो 2 से लेकर 7 तक का जो मंडल है वो पुराना माना गया है, और 1, 8 और 9, 10 इसको न्यूएस्ट माना गया है. अब थोड़ा सा हम इसमें आगे चलेंगे. द वर्ड वेद इज डायरेक्ट फ्रॉम द रूट विद, which means to know. In other words, the term Ved signifies wisdom, knowledge or vision. There are 4 Vedas, and Rigved was composed in the early Vedic period, while the other 3 were written in the later Vedic period. Early Vedic period means वही Rigvedic period. Rigved, earliest of the 4 was divided into 10 mandals or 10 parts, and it consists 108 hymns. 1028 श्लोक इसके अंदर हैं. The hymns were sung in praise of Agni, Indra, Mitra, Varun and other gods. जो इनके ऋग्वेदिक गॉड थे कौन कौन से थे? अग्नि, मित्र, वरुण और ये अग्नि, प्रजापति, ये सब आगे चल के इनके भगवान हैं. उषा और अदिति इनकी देवियाँ हैं. इट कंटेन्स द फेमस पुरुष सूक्त. दे एक्सप्लेन दैट द 4 वर्णास. पुरुष सूक्त एक ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक पुरुष सूक्त है जिसमें कि 4 वर्ण बताए गए हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. ब्राह्मण फ्रॉम माउथ, क्षत्रिय फ्रॉम आर्म्स, वैश्य फ्रॉम थाइज एंड शूद्र फ्रॉम द फीट ऑफ द क्रिएटर. एंड द यूनिवर्सली फेमस हिम्न गायत्री मंत्र सावित्री इज ऑल्सो is written by Vishwamitra. I earlier told you, and it is in Rigved. The Yajurved consists of not only hymns but also rituals that have to accompany their recitation. There are 2 main texts of the Yajurved: Shukla Yajurved, Vajansyayi Yajurved, Krishna Yajurved, Kapisthal Yajurved, and Maitrayani Samhita. Samved is a collection of melodies. It contains stanzas taken from Rigved and set to the tune for the purpose of singing. जो गाना है, सम का मतलब गाना, वो गाने वाला जितना भी है वो सब सामवेद में है. और सामवेद इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन म्यूजिक. और अर्थवेद contains details of rituals. It also contains charms and spells to ward off evils and diseases. जादू, टोना, भूत, पिशाच, इनसे मुक्ति पाने का जो भी आपको मिलेगा वो आपको अर्थवेद मिलेगा. और इसका एक ब्राह्मण है, गोपत ब्राह्मण अर्थवेद का, जिस तरह से आपका ऋग्वेद हैज़ 2 ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण. The content of this Ved also throws light on the beliefs and practice of the non-Aryans. 2 गुरु हुए हैं, वशिष्ठा एंड विश्वामित्र. विश्वामित्र जिनका मैंने आपको बताया, जिन्होंने उसकी गायत्री मंत्र की रचना की थी. वशिष्ठा जो गुरु के थे. एक बहुत फेमस युद्ध हुआ था, दाशहरा का युद्ध. कहते हैं कि जो आर्यंस थे वो सब मध्य एशिया से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे.
और वो जो मैक्स मुलर इस चीज़ की गवाही देते हैं, सेंट्रल एशिया से आए थे, वो सब सिंधु वाले क्षेत्र में आके बसे थे। तो उनके जो गुरु थे वशिष्ठ थे, और वो बताते हैं कि आर्य और नारों के बीच एक रावी नदी के किनारे, जो कि उस टाइम परुष्णी नदी कहती थी, उसके किनारे एक युद्ध हुआ था 10 राजाओं के और उनके बीच में, और जिसमें कि इनकी देवताओं की, मतलब जो इधर वाले लोग थे, उनकी इसमें विजय होती है। और इसी में हम आगे चलते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद हमारे 4 वेद हैं, जिनका मैंने अभी आपको बताया कि 10 मंडल हैं, जिसके बारे में भी बता रहे थे। और जो ऑथर ऑफ द वैदिक हम्स हैं वो आर्यंस हैं। ये वाली बात होती है कि इन्हें किसने लिखा, इन्हें आर्यंस ने लिखा। बट हु आर द आर्यंस, अब ये वाली बात होती है आर्यंस कौन थे। इन द 19th century, Aryans were considered as a race. Now it is thought as a linguistic group of people who spoke Indo-European language, from which later emerged Sanskrit, Latin and Greek. एक लिंग्विस्टिक पीपल्स का ग्रुप था जो कि संस्कृत बोलते थे, उसी से लैटिन निकली है, उसी से ग्रीक निकली है। वही आगे चल के, जैसे कि आर्यंस इंडो ग्रीस हमारे देश में आ गए, वो आगे जर्मनी और लैटिन ग्रीक के सबकी जो जननी संस्कृत, वो सब आर्यंस की है। उसके बारे में बात करते हैं। This is reflected from the words in these languages, which are similar in sound and meaning. That the Sanskrit words matri and pitri are similar to the Latin matra and pitra. जैसे हम माता और पिता बोलते हैं संस्कृत में, मातृ पितृ, लैटिन वर्ड मात्र पितृ सेम मदर एंड फादर के लिए यूज होता है। इनर ऑफ द हिट्टाइट टर्की लैंग्वेज इज सिमिलर टू इंद्र ऑफ द वेदास, सूर्यास एंड मारुतस ऑफ द कसाइटी, मेसोपोटामिया, इंस्क्रिप्शन ऑफ द वैदिक सूर्य और मरुत। कितनी ज़्यादा कसाइट अभिलेख और हमारे अभिलेखों में जो मरुत और सूर्य और इनका एक जैसा जिक्र है, जो कि एक जैसी बातें करते हैं। Originally, the Aryans seem to have lived somewhere in the steppes stretching from the southern Russia to Central Asia. From here, a group of them migrated to northwest India and came to the called Indo-Aryans or just Aryans. The archaeological evidence of migrations comes from what is known as Andronovar culture situated in southern Siberia. This culture flourished in the 2nd millennium BC. From here, people moved to the north of Hindu Kush and the area known as Bactrium Marginia archaeological complex, and from here they entered India. हिंदू कुश पर्वत को पार करके इंडिया में एंटर करते हैं। During the period 1900 BC to 1500 BC, we get in these regions evidence of horses, spoked wheels, fire cult, and cremation, which formed important parts of Aryan life in India. Apart from these, the artifacts and ceramics also suggest movement of people from Central Asian region to South Asian region. However, it may be noted that some scholars still argue that the Aryans were the indigenous people of India and they did not come from outside. अभी भी कुछ लोग बहस करते हैं कि आर्यंस हमारे यहाँ थे, जबकि एक सीधी सी बात होगी, जैसे कि बाल गंगाधर उत्तरी ध्रुव को आर्यों का निवास स्थान बताते हैं, लेकिन मैक्स मुलर ने जो बताया सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं, इसको ही सर्वमात माना गया है। द न्यू पीपल केम इन इंडिया several batches spanning several hundred years. All this while interaction between the indigenous, हमारे inhabitants and newcomers continued. इन जो यहाँ के लोग होते हैं उनसे उनका युद्ध हुआ होगा, जिसको कि दाशरथी युद्ध बोला गया है। The important results of this process of interaction was that the Vedic from the Aryan language became predominant in the entire northwestern India. The text composed in this language as mentioned are properly known as the Vedic text. जो वैदिक टेस्ट हैं उसी में इन सब चीज़ों के बारे में लिखा गया है, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। वैदिक टेस्ट कौन कौन से हैं? अर्थवेद क्या है, ऋग्वेद, सामवेद एंड यजुर्वेद। अब ये रहते कहाँ थे? द अर्ली वैदिक एरियंस लिव्ड इन द एरिया नोन एज सब सिंधु, मीनिंग एरिया ऑफ 7 रिवर्स, जो 7 नदियों का क्षेत्र है, जो कि अभी पंजाब जैसे 5 नदियाँ बोली जाती हैं। कौन कौन सी नदियाँ जरा लिख लेते हैं। 7 रिवर इंक्लूडेड सिंधु, सिंध, वितस्ता झेलम, अस्कनी चेना, परुष्णी रावी जिसके किनारे वो युद्ध हुआ था, विपुषा ब्यास, शतुद्री सतलुज एंड सरस्वती। सरस्वती तो एंशिएंट है नहीं है, तो ये सारे गंगा और यमुना का कोई उस टाइम इतना ज़्यादा वो नहीं था, उनका सिर्फ 1 या 2 बार जिक्र है। इन दिस एरिया द ऋग्वेद पीपल लिव्ड, फाउट बैटल्स, ग्रेज्ड देयर हर्ड्स ऑफ कैटल एंड अदर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, एंड ग्रेजुअली मूविंग ईस्टवर्ड they came to occupy eastern UP, कोस्टला एंड नॉर्थ बिहार, विदेह ड्यूरिंग द लेटर वैदिक। धीरे धीरे वो वहाँ से सब सिंधु क्षेत्र से पंजाब इलाके से पूरब की तरफ को बढ़ते चले गए।
कौशल नॉर्थ बिहार की तरफ को चले गए. हियर दे कम इन टू कॉन्टेक्ट विद पीपल हु स्पोक लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम देयर ओन एंड वर लिविंग इन दिस एरिया फॉर लॉन्ग. धीरे धीरे उनका उन भाषा के लोगों के साथ संपर्क होता चला गया. और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, द अर्ली वैदिक अर्नर्स वर पेस्टोरलिस्ट. कैटल रेयरिंग वाज देयर मेन ऑक्यूपेशन. उनको हम पशुपालन वाला बोलेंगे. पितृ समाजक समाज था. कैटल के पीछे दौड़ना, कैटल को पालना, घोड़ों के ऊपर अपने मवेशियों के लिए वो सारा दिन में करते थे. उन्हीं का पशुचारण उनका मेन ऑक्यूपेशन था. दे रियर्ड कैटल, शीप, goats and horses for purposes of milk, meat and hides. We arrive at this conclusion after analyzing literary evidence in the Rig Veda. A large number of words are derived from the word go, meaning cow. A wealthy person was known as Gomat and the daughter called Duhitri. बेटी को दुहित्री कहा जाता था क्योंकि वो दूध को दुहना करती थी, which means one who milks the cow. The word Gaveshna literally means search for cows. गवेषणा क्या होता था कि जो गायों की सर्च की जाती थी उसे गवेषणा बोलते थे. बट इट ऑल्सो मीन्स बैटल्स. सिंस मैनी बैटल्स वर फाउंड ओवर कैटल. कैटल के ऊपर लड़ाइयाँ हुई हैं. द काउज वर थॉट्स ऑफ प्रोवाइड्स ऑफ एवरीथिंग. प्रेयर्स आर ऑफर्ड फॉर इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कैटल. प्रार्थनाएं की जाती थी कैटल के लिए. ऑल द अबव एंड मैनी मोर रेफरेंसेस शो दैट कैटल ब्रीडिंग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द ऋत्विक रीजन्स. However, this is not to suggest that the early Vedic people had no knowledge of agriculture. The evidence for agriculture in comparison with pastoral activities in the early portion is major and mostly late. उसमें उस टाइम नहीं पता चला, हमें लेट ही सब चीज़ें पता चली हैं कि ज़्यादा इनका पशुपालन था. कृषि आगे चल के आती है. A few references showed that they had knowledge of agriculture and practiced it to supplement their food requirements. They produced yav. उनके यहाँ ज़्यादातर यव जो जौ है वो माना जाता है. Barley, which was rather a generic word for cereals. Apart from cattle rearing at small scale cultivation, people were engaged in many other economic activities like hunting, carpentry, training, weaving, chariot making, metal smeltery and were some such activities. जुआ खेलते थे, सब तरह के काम करते थे. The products of these activities are exchanged through barter system था. However, cows were the most favored medium of exchange. The priests received cows, horses and gold ornament as fees for performing sacrifices. जो प्रीस्ट थे जब वो सेक्रीफाइसेस करते थे तब भी उनको गाय को दिया जाता था. और धीरे धीरे लेटर वैदिक एज में इसका चेंज होता गया. एग्रीकल्चर बिकेम द मेन स्टे हो गया इन द लेटर वैदिक पीरियड एंड मैनी रिचुअल्स वर इंट्रोड्यूस्ड दैट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर. Apart from barley, people now cultivated wheat, rice, pulses, lentils, millet, sugarcane, and in items of dan and dakshina included cooked rice. They are now doing rituals, and this till form which the first widely used vegetable food was derived increasing came to be used in rituals. सबसे पहले तिल का तेल उनके रिचुअल्स में आता है. आने वाले टाइम में हम सेकंड वाली अपनी वैदिक की बनाएंगे जो हमारी वीडियो. आज हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया है. 4 वेद का बताए हैं. उसके बाद हमारे पास उपनिषद हैं. वी हैव 108 उपनिषद. और उसके बाद हमारे पास आरण्यक था. आरण्यक क्या था? जो फॉरेस्ट में जो ग्रंथ मंत्र लिखे गए हैं उनको आरण्यक बोलेंगे. और उसके बाद इस तरह से उपनिषद हैं और 108 उपनिषद हैं. और ये हमारे पास संहिताएं हैं और उपवेद हैं. इन सब के बारे में जो 7 नदियाँ हैं इनके सब के बारे में धीरे धीरे आगे चलेंगे. सेकंड वाले में हम इसके आगे चलेंगे. उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करेंगे. आज इतना ही. नमस्कार, धन्यवाद.